Good morning, student. Today we will start our history chapter number 5 when people rebel यानी कि जब लोगों ने संघर्ष किया। आपको पता है बच्चे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे सोसाइटी का कोई भी पार्ट सेटिस्फाई नहीं था। ठीक है, ये तो हम मतलब इस वीडियो में बात करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन बच्चे जो आपको मैं प्रीवियस वीडियो भेज चुकी हूँ, प्रीवियस चैप्टर की वीडियो भेज चुकी हूँ, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने फर्स्ट चैप्टर आपका रीड किया था उसमें आप थोड़ा सा बच्चे रिमाइंड करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पीपल्स थे वो आपके ट्रेडर्स की फॉर्म में आए, एक व्यापारी की तरह आए और यहाँ की वीक कंडीशन को देखते हुए, पॉलिटिकल वीक कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि उस टाइम पे जो मुग़ल एम्परर थे बहादुर वो औरंगजेब, उनकी डेथ हो गई थी और यहाँ पर कोई भी जो है किंग पावरफुल नहीं था। ठीक है, तो क्या था कि उस टाइम पे जो है पॉलिटिकल कंडीशन सूटेबल नहीं थी, तो उस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया और क्या था कि यहाँ पर एज ए रूलर यहाँ पर वो एस्टेब्लिश हो गए थे। देन उसके बाद जो उन्होंने एजुकेशन में किस तरह से जो है यहाँ पर जो है किस तरह से जो है सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश की, किस तरह से यहाँ के ट्रेडिशन को चेंज करने की कोशिश की। देन उसके बाद आपका हमने किया था दिकूज का, यानी कि दिकूज जो यानी कि ट्राइबल्स पीपल्स थे, किस तरह से जो है वो ट्राइबल्स पीपल्स की जो है लाइफ मिजरेबल हो गई थी, किस तरह से जो है वो अपनी लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। जूम कल्टीवेशन पे बैन लगा दिए थे, फॉरेस्ट में एंट्री के लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पीपल ने बैन लगा दिए थे। तो मतलब इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए, ठीक है, सभी जो सोसाइटी की जितनी भी कैटेगरी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से सेटिस्फाई नहीं थी। तो बच्चे जो है आपको जो ये चैप्टर मैं अब करवा रही हूँ उसका मेन क्या है कि आपने 1857 के रिवोल्ट के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो बच्चे पहले कोई भी रिवोल्ट होता है, चाहे आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठा लीजिए या इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, तो उसमें कोई भी रिवोल्ट होता है, कोई भी रेवोल्यूशन होता है, तो उसके बिहाइंड में कुछ रीज़न होते हैं, कुछ कॉजेज़ होते हैं। तो बच्चे मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देखिए बच्चे बहुत चैप्टर इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से वीडियो में देखोगे तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले जो है कोई भी है, जैसे कि आपने कोई भी रेवोल्यूशन पढ़ा, कोई भी रिवोल्ट पढ़ा, तो उसमें क्या है कि उसके पीछे कोई ना कोई जो है वो रीज़न ज़रूर होता है कि क्यों पीपल जो है वो रेबल कर रहे हैं, क्यों पीपल जो है वो रेवोल्यूशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम पढ़ेंगे व्हेन पीपल रेबल में कि क्या क्या रीज़न थे जिसकी वजह से क्या था कि आपका 1857 का रिवोल्ट हुआ था। तो बच्चे पहले जो आपका टॉपिक आता है वो है आपका, सबसे पहले जो मैं लूँगी वो है आपका पॉलिसीज एंड द पीपल। ठीक है बच्चे, इसमें आप देखिए कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक्ड एट द पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि आपने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़े हैं उनमें क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया कि फर्स्ट चैप्टर में किस तरह से वो दीवान जो है वो बने थे, बिहार की, बंगाल बिहार की इन्होंने दीवानी जो है वो अडॉप्ट कर ली थी। देन उसके किस तरह से इन्होंने अपने आप को बेनिफिट उठाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। देन उसके बाद आपका तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन कौन सी पॉलिसी थी जिससे कि जो है आपकी सोसाइटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं थी। इवन आप सोसाइटी की भी बात करेंगे, इसके अलावा आपके जो है आपके डिफरेंट जो पीपल्स थे, किंग थे, क्वीन थे, पीसेंट, या मतलब कोई भी सेक्शन आपका सोसाइटी का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से सेटिस्फाई नहीं था। तो बच्चे क्या था कि मैं प्रीवियस चैप्टर को थोड़ा सा रिमाइंड करते हुए आप इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या था, एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल, यानी कि सोसाइटी पे तो था ही था, लेकिन इसके अलावा डिफरेंट पीपल, जैसे कि आपके कौन कौन से लोग इफेक्टेड थे, जैसे कि आपका था डिफरेंट पीपल, देन उसके बाद आपका किंग्स, देन उसके बाद क्वीन। मैं आपको वन बाय वन जो है ये आपको सभी जो है स्टेप वाइज बताऊंगी कि किस किस तरह से जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन लोगों को जो है इनकी कंडीशन को बहुत ही मिजरेबल बना दिया था। मिजरेबल मतलब बहुत ही ऐसी कंडीशन में डाल दिया था कि इन ये जो पीपल थे, ये जो थे इंडियन सोसाइटी के पार्ट जो थे,
वो रेबल करने के लिए जो है वो रेडी हो गए थे। क्वींस, आपके बाद उसके बाद पीजेंट, पीजेंट बचे फार्मर्स, ठीक है, पीजेंट। देन उसके बाद लैंड लॉर्ड आपके, ठीक है। देन उसके बाद ट्राइबल पीपल का, जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। देन उसके बाद सोल्जर्स जो मेन है इस चैप्टर के, ठीक है। सोल्जर्स वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वे, यानी कि सभी जो थे, अगर पॉलिसी अगर पीपल की देखा जाए तो डिफरेंट पीपल, ठीक है। किंग्स हो गए, क्वीन हो गई, पीजेंट हो गए, लैंडलॉर्ड यानी कि ज़मींदार जो थे, ट्राइबल जो थे, यानी कि जो आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया पूरा, जैसे दीकूज जो थे, डिफरेंट ट्राइबल्स पीपल, और सोल्जर्स जिसकी हम इस चैप्टर में मेनली बात करेंगे, वो किस तरह से जो है वो अफेक्टेड थे, ठीक है। देन उसके बाद सबसे पहले हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए सर, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है नवाब, नवाब्स लूज देयर पावर, यानी कि जो नवाब्स थे, यानी कि जिनकी रियासतें थी, आप भी देखते होंगे, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, और आपको भी पता होगा कि किसी भी रियासत के टेरिटरी को जो रूल करते थे उनको नवाब बोला जाता था, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पावर को किस तरह से ख़त्म कर दिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी पावर को किस तरह से ख़त्म कर दिया था। देन उसके बाद आपके बच्चे, मेरे को एक इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, फिर मैं आपको चैप्टर कंटिन्यू करवाऊंगी कि आपके जो है पीरियोडिक टेस्ट 1 स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें बच्चे मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, आपका हिस्ट्री का 2nd चैप्टर, ठीक है। देन उसके बाद सिविक्स का 1 चैप्टर, और जियो का जो है आपका 1st चैप्टर इंक्लूड किया जाएगा। तो आप बच्चे, जो आपकी वीडियो हैं, जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, एक्सरसाइज हैं, तो आप उनको बिल्कुल क्लियरली जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन आप मेरे को कॉल करके आप सोल्यूशन पूछ सकते हो, ठीक है। देन वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। नवाब लूज देयर पावर, यानी कि इन मिड 18th सेंचुरी नवाब एंड द राजाज हैज़ सीन देयर पावर इरोड। ये हम बात कर रहे हैं बच्चे आपकी मिड 18th सेंचुरी की, ठीक है, कि जो राजाज थे और नवाब थे उनकी पावर ऑलमोस्ट जो है वो लॉस्ट हो चुकी थी। दे हैड ग्रेटली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर, यानी कि वो अपनी अथॉरिटी और अपना जो सम्मान था वो लॉस्ट कर चुके थे, ठीक है। उनकी पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। द फ्रीडम ऑफ द रूलर रिड्यूस, यानी कि उनकी जो फ्रीडम थी, फ्रीडम ऑफ द रूलर्स, फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस, यानी कि उनकी पावर को ले लिया गया था। आर्म्ड फॉरेस्ट, यानी कि उनकी जो सेना थी, आर्म फोर्सेस डिसबैंडेड, यानी कि उनकी जो आर्मी थी उसे बैन कर दिया गया था, ठीक है। यानी कि वो जो है आर्मी नहीं रख सकते थे, उनकी पावर को ख़त्म कर दिया गया। देखिए बच्चे, जो टॉपिक है आपका है नवाब लॉसेस देयर पावर, किस तरह से उन्होंने अपनी पावर को लॉस किया था। तो मिड 18th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। उनकी पहले तो फ्रीडम ले ली गई, देन उसके बाद उनकी जो आर्मी थी वो इंडिपेंडेंट जो है वो आर्मी नहीं रख सकते थे। देन उसके बाद जो है आपका द रेवेन्यू एंड द टेरिटरीज टेकन अवे बाय द स्टेजेस, यानी कि रेवेन्यू जो कलेक्ट करने की पावर थी, रेवेन्यूज़ जो कलेक्ट करने की पावर थी वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो अपने अंडर में ले ली थी। देन उसके बाद आपका जो 2nd टॉपिक मैं आपको बताऊंगी, इसी में जैसे रानी लक्ष्मीबाई का आप टॉपिक लेंगे, रानी लक्ष्मीबाई का अगर आप टॉपिक लेंगे तो उसमें आपको भी पता है कि आप जानते होंगे बच्चे, आप भी नोन होंगे कि क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने जो है वो रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, आपको पता है कि ये झांसी की जो है वो रानी थी, क्वीन थी, ठीक है। तो बच्चे क्या रीज़न था, वांटेड टू कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर एडॉप्टेड सन एज द हेयर ऑफ द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि उसके हस्बैंड की डेथ के बाद
उसका जो एडॉप्टेड सन है, इट्स मीन यानी कि जो उसका गोद लिया हुआ बेटा है, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किंग की तरह जो है वो एक्सेप्ट कर ले। ठीक है बच्चे, समझ में आया कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और उसने एक पुत्र जो है वो गोद लिया था और वो चाहती थी कि उसके हस्बैंड की डेथ के बाद वो ही जो है वो सिंहासन पर बैठे, और मतलब ये वो ईस्ट इंडिया कंपनी से चाहती थी। ठीक है बच्चे, फर्स्ट मैंने आपको बताया नवाब लूजेज देयर पावर मिड 18th सेंचुरी, उनकी फ्रीडम को ले लिया गया था। ठीक है, रिड्यूस उनकी आर्म फोर्स कर दी गई थी, डिसबैंड कर दी गई थी। देन रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को खुद ले लिया था उन्होंने। ठीक है, देन ये बच्चे जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके क्या क्या रीज़न थे ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप रीज़न देखोगे, फिर किस तरह से ये स्प्रेड हुआ, किस तरह से इसको रिवोल्ट को जो है वो दबाया गया, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो इंडियन पीपल्स को जो है वो टॉर्चर किया। देन उसके बाद आपका क्या इस 1857 रिवोल्ट का क्या बैड इम्पैक्ट या यूज़फुल इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी पे, ये आपके 3 या 4 पार्ट में आपको कंटिन्यूअस में बताऊंगी। तो सबसे पहले बच्चे जो हम कर रहे हैं इस चैप्टर में वो है आपका कि व्हाट वाज द कॉजेज बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ द 1857, यानी कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसके पीछे क्या कारण थे। ठीक है, नवाब का मैंने बताया, देन उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का मैंने आपको बताया, देन उसके बाद हमारा जो है हम करते हैं नाना साहेब। नाना साहिब, नाना साहिब जो थे द एडॉप्टेड सन ऑफ, यानी कि नाना साहिब का जो एडॉप्टेड सन, इट्स मीन जो गोद लिया हुआ जो पुत्र था, पेशवा बाजीराव सेकेंड प्लेड दैट ही गेव हिज फादर पेंशन व्हेन द लेटर एडिड डाइड, यानी कि नाना साहिब के जो बेटा था जो एडॉप्ट किया हुआ था, यानी कि उसने गोद ले रखा था, पेशवा बाजीराव सेकेंड, उसकी ये डिमांड थी ईस्ट इंडिया कंपनी से कि जब उसके फादर की डेथ हो जाए तो उसको वो पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे इस चीज़ के लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल भी एग्री नहीं हुई और उन्होंने क्या किया कि इसकी जो डिमांड थी उसको निगलेक्ट कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई का भी, देन नवाब, देन उसके बाद नाना साहिब का रीज़न मैंने आपको बताया। देन उसके बाद आपका क्या था कि अवध के जो नवाब थे, थर्ड जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, वैसे देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा, सेकंड ये है और थर्ड ये है। फोर्थ मैं आपको बच्चे बताऊंगी कि अवध का, अवध जो आपकी टेरिटरी थी, यानी कि जो छोटी सी रियासत थी, उसका क्या था कि अवध जो था, अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड इन, मतलब 1801 में सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध, यानी कि सब्सिडरी अलायंस इसके ऊपर, यानी कि इसमें कोई ये इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकते थे। देन उसके बाद जो है आपका जो रीज़न आपका लगाया गया, गवर्नर जनरल जो थे आपके, गवर्नर जो जर्नल जो उस टाइम पे जो वर्क कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, वो थे आपके डलहौजी। डलहौजी ने ये वो मतलब ये लगाया कि टेरिटरीज वाज बीइंग मिसगवर्न, यानी कि जो अवध है वहाँ का जो रूलर्स है वो अवध में सही तरह से रूल नहीं कर रहा है। ठीक है, अवध का जो रूलर्स है, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ने जो रीज़न बताया वो मैं आपको बता देती हूँ, दैट द टेरिटरी was being मिसगवर्न, यानी कि अच्छी तरह से उस पर रूल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि वो सही तरह से रूल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो बच्चे ये रीज़न था आपका। ठीक है, अवध को फिर इन्होंने क्या किया कि वो यहाँ पर प्रॉपर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चाहते थे, यानी कि वो ये चाहते थे कि अवध का जो रूलर है उसको हटा के जो है ये खुद अपना रूल यहाँ पर एस्टेब्लिश करें, यानी कि ये चाहते थे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन।
तो बच्चे मैं आपको जो ये बता रही हूँ ये रीज़न है आपके, कि आपके जो 1857 का रिवोल्ट था उसके पीछे क्या रीज़न थे। जैसे मैंने आपको बताया कि नवाब लूज इज़ देयर पावर, उनकी पावर को ले लिया गया था, फ्रीडम उनकी ख़त्म कर दी गई थी, उनकी आर्मी ले ली गई थी, रेवेन्यू का जो राइट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था। दैन उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई एडॉप्टेड सन को वो किंग बनाना चाहती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। दैन नाना साहिब के जो सन थे पेशवा बाजीराव, वो ये चाहते थे कि उनके फादर की डेथ के बाद जो है उन्हें पेंशन मिले, ये भी जो डिमांड थी वो निगलेक्ट कर दी गई। दैन उसके बाद जो हमारा मेन रीज़न आता है अवध का, कि उस टाइम पे जो है गवर्नर जनरल जो है वो डलहौजी थे, और उन्होंने ये कहा था कि दैट द टेरिटरीज वाज बीइंग मिसगवर्न, यानी कि टेरिटरी पे सही से रूल नहीं हो रहा है और वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो बच्चे आप कितने सारे रीज़न मैं आपको बता रही हूँ, आप इनको जो है अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट कर सकते हो। आप क्वेश्चन ये बनाओगे व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ द 1857, तो आप बच्चे इसको कितना भी लेंथी क्वेश्चन बना सकते हो। ये पॉइंट मैं आपको साथ साथ में इसलिए बताती हूँ बेटा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी, जैसे कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द व्हेन द रूलर्स ऑफ द अवध वाज रूलिंग, यानी कि अवध का रूलर जब रूल कर रहा था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, तो आप एग्जांपल दे सकते हो डलहौजी। क्या रीज़न था कि अवध को जो है वो मतलब इन्होंने अपने अंदर जो है वो मिक्स कर लिया था। ठीक है, तो आप इस तरह से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप इनमें से कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद बच्चे आपका मैं बताऊंगी आपको, द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एंड, यानी कि 5th जो रीज़न था कि आपको पता है कि उस टाइम भी जो है मुगल रूलर बहादुर शाह जफर एज ए रूलर थे। ठीक है, तो वो क्या था कि मुगल डायनेस्टी, यानी कि जो मुगल जो साम्राज्य था, डायनेस्टी जो थी उसको ख़त्म करना चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पीपल। ठीक है, तो क्या था कि उन्होंने क्या किया, क्या द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द क्वाइन मेंट बाय द कंपनी, यानी कि जो मुगल बहादुर शाह जफर का जो नाम चलता था किस पे, क्वाइन पे, उसको वो रिमूव करना चाहते थे। रिमूव या हाँ, या आप लिख सकते हो मुगल किंग, या आप सीधा मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मुगल किंग was removed from the coin, यानी कि मुगल जो किंग थे उनका नाम जो है वो कॉइन पे चलता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके नाम को रिमूव करवाना चाहती थी। देन उसके बाद आपका क्या था कि जो 6th रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि जो आपके गवर्नर जनरल जो डलहौजी थे उन्होंने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट, यानी कि फैमिली ऑफ द किंग शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट, यानी कि लाल किले से बाहर जो है जो मुग़ल फैमिली थी उसको भेज दिया जाएगा। क्लियर बच्चे, यानी कि वहाँ पर वो जिसमें रह रहे थे वहाँ पर उनको नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो बच्चे मैंने आपको कितने रीज़न बताए, नवाब ने पावर लॉस की थी, रानी लक्ष्मीबाई का, नाना साहिब का, अवध का, दैन उसके बाद मुग़ल एम्परर के जो रीज़न थे। इसके अलावा आपका क्या था कि गवर्नर जनरल जो था आपका उन्होंने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ द डिसेंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग, यानी कि मुग़ल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर वो ही लास्ट एम्परर होंगे आपके इंडिया के। इसके बाद उनका कोई भी डिसेंडेंट मतलब उसके बाद उनका कोई भी उत्तराधिकारी जो है वो रूल नहीं करेगा। ठीक है, और क्या है कि इस सभी को जो है ईस्ट इंडिया अपने अंडर में कर लेगी। ठीक है बच्चे, 6 रीज़न मैं आपको कम से कम 10, 15 बहुत सारे रीज़न बताऊंगी, तो आप जो है इनको आप पॉइंट में जो है वो आप नोट कर सकते हो। ठीक है,
आप इनको कैसे भी क्वेश्चन में मर्ज कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो देन उसके बाद आपका जो है, जो नेक्स्ट रीज़न मैं आपको बताऊंगी बच्चे, वो है आपका द पीजेंट एंड द सिपाही, ठीक है। आपका मैं बताऊंगी द पीजेंट, आपका 7 है द पीजेंट्स एंड द सिपाही, यानी कि सिपाही आप जानते हो, सिपाही जिसको बोला जाता है, ठीक है। और पीजेंट मतलब किसान, ठीक है, फार्मर्स। द पीजेंट एंड द सिपाही, ठीक है। तो अब हमारा 7th रीज़न, पहले हम जो है वो पीजेंट का डिस्कस करेंगे, यानी कि जो किसान थे, ठीक है। देन उसके बाद मैं बताती हूँ इन द कंट्री साइड, यानी कि जो गांव का जो इलाका था उसमें आपका क्या था, इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड द जमींदार रिप्रेजेंटेड द हाई टैक्सेस एंड रिजिड मेथड ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन. Many failed to pay back their loan to the money lender and gradually lost the land they had tied to the generation. यानी कि जो ज़मींदार थे, सबसे पहले हम कंडीशन हम पढ़ेंगे 8th पॉइंट में ज़मींदार की। जो हमारे ज़मींदार थे उनको क्या था कि अपने विलेज से जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दिया हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो क्या था कि जो रेवेन्यू डिसाइड किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। तो मतलब पीजेंट के पास भी इतना प्रोडक्शन नहीं होता था और ज़मींदार जो थे वो इतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो बच्चे क्या था कि जो ज़मींदार अपने विलेज से रेवेन्यू कलेक्ट करके नहीं सबमिट करवा पाते थे, उनकी जो उन्हें पोस्ट दी गई थी या उनका जो विलेज जिस पे वो रूल कर रहे थे, उनसे वो जो है पावर ले ली जाती थी, ठीक है। ये भी एक आपका रीज़न था, ज़मींदार जो थे वो इसलिए भी सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है बच्चे। देन उसके बाद आपका क्या था कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो मेथड जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो बोला था, वो भी बहुत ही अनह्यूमन बिहेवियर का था। सो मतलब ज़मींदार भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है वो सेटिस्फाई नहीं थे। देन बच्चे हम आपकी बात आते हैं अब, इसमें आप रेवेन्यू हाई टैक्सेस लिख सकते हो आप, हाई टैक्सेस, और या आपका जो मेथड था ना, रिजिड मेथड, रिजिड मेथड, ठीक है बच्चे। मेथड्स, दो रीज़न थे जिससे कि आपका क्या था कि ज़मींदार जो है वो सेटिस्फाई नहीं थे। देन बच्चे हम आप आते हैं आपके इंडियन सिपाही पे, यानी कि जो सोल्जर्स थे, ठीक है, जो सोल्जर्स थे। 9th रीज़न मैं आपको बताती हूँ, इसी का एक पार्ट, ठीक है, आपका था इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स, या आप इसको जो आपकी बुक में मिलेगा वो आपकी फॉर्म मिलेगी सिपाहीज, मेन सेम यही है मीनिंग कि सोल्जर्स और सिपाही, ठीक है। तो बच्चे द इंडियन सिपाही इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आल्सो हैड रीजन फॉर डिससेटिस्फाई, यानी कि बहुत सारे रीज़न थे। मैं बच्चे आपको 1 बाय 1 बताऊंगी कि जो आपके सोल्जर्स थे वो किस तरह से जो है वो सेटिस्फाई नहीं थे। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, इसका अगर हम पॉइंट लें तो आपका जो है उनका जो पे का था, आप इसी का फर्स्ट पॉइंट कर लीजिए, ये अबाउट देयर पे, यानी कि देखिए मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स थे और आपके इंडियन जो सोल्जर्स थे, वो सेम पोस्ट पे होते हुए भी उनकी जो पे थी, उनकी जो सैलरी थी, उनकी जो वेजेस थे, उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है बच्चे। जो सेकंड रीज़न आया आपका, देन उसके बाद नए जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए उसके अगेंस्ट भी जो थे वो इंडियन सोल्जर जो है वो सेटिस्फाई नहीं थे। न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। देन उसके बाद बच्चे आपका क्या आता है, जो थर्ड रीज़न था, देखिए मैं आपको थोड़ा सा
ब्रॉडली लेवल पे बता देती हूँ कि इंडियन अगर माइथोलॉजी या इंडियन रिलीजन की अगर हम बात करें तो पहले जो होता था उसमें क्या होता था कि अगर आप सी को क्रॉस करके, यानी कि आप समुद्र को क्रॉस करके अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, ठीक है, तो उसको जो है वो रिलीजन से के अलावा दूसरी एक्टिविटी माना जाता था, यानी कि उसे अच्छा नहीं माना जाता था हमारे धर्म में, ठीक है। तो क्या था कि बहुत ईस्ट इंडिया कंपनी जब वॉर में बर्मा के साथ जो है इन्वॉल्व थी, तो बहुत सारे सोल्जर्स को जो है वो वॉर के लिए, लड़ाई के लिए जो है वो बाहर की कंट्रियों में भेजा गया। इससे जो सोल्जर्स थे आपके वो सेटिस्फाई नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि वो जो है कहीं पर दूसरी कंट्री में जो है वो वॉर के लिए जाएं, ठीक है। तो कंपनी आर्मी हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड, यानी कि थर्ड जो रीज़न था मैं आपको बता देती हूँ कि यानी कि जब कंपनी को ज़रूरत होगी तो जो आपके सोल्जर्स थे उनको जो है वो बाहर जो है वो कंट्री में वॉर के लिए जाना पड़ेगा। कंपनी आर्मी हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो उनको वो जाना भी पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो दूसरा उसके बाद आपका क्या था कि जो आपके एक और रीज़न मैं आपको बता देती हूँ जो आपको 12th या 10th की बुक में मिलेगा कि बहुत सारे पीजेंट को जो है वो आर्मी में सेंड कर दिया गया था, यानी कि बहुत सारे फार्मर को आर्मी में रिक्रूट किया गया था, यानी कि बहुत सारे फार्मर को आर्मी में भर्ती कर दिया गया था, जिससे कि एग्रीकल्चर पे बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ा था। तो क्या है आपका फार्मर्स, ये आपका बुक में नहीं मिलेगा तो मैं आपको बता देती हूँ। फार्मर्स वर रिक्रूटेड इन आर्मी। तो क्या था कि अगर आप देखिए बच्चे कि इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो मेन आपका एग्रीकल्चर था, ठीक है। अगर आपके फार्मर्स ही आर्मी में अगर ज्वाइन कर लेंगे तो एग्रीकल्चर कौन करेगा। तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो इकोनॉमी थी, यानी कि जो उस टाइम पे इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई थी, ठीक है। तो ये आपके रीज़न, मैंने आपको बहुत सारे रीज़न बताए, जैसे कि पीजेंट का बताया, सिपाही का बताया, ज़मींदार का बताया कि हाई टैक्सेस होते थे, वो जो है वो कैपेबल नहीं थे कि भाई जो है उन्हें उस मेथड भी जो है उनका सही नहीं था। देन उसके बाद आपका क्या था कि इंडियन सोल्जर्स, उनकी सैलरी को डिस्क्रिमिनेशन, सैलरी के इशू को भी डिस्क्रिमिनेट किया गया। देन उसके बाद नए रूल और रेगुलेशन बनाए गए, सोल्जर्स वर नॉट सेटिस्फाई with these new rule or regulation, and then उसके बाद company demanded that the company's army had to agree to serve overseas of if required, ठीक है। देन उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आपका इसी का मैंने बताया कि फार्मर्स वर रिक्रूटेड इन आर्मी। देन बच्चे उसके बाद आपका मैं नेक्स्ट जो पॉइंट लूँगी वो 10 पॉइंट जो आपका है रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म, यानी कि रिस्पॉन्सेस, सॉरी एक मिनट, रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। देखिए बच्चे मैं आपको स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिलीव दैट द इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म, यानी कि जैसे आप खुद भी देखोगे कि जो हमारा एनिशियंट अगर हम हिस्ट्री में पढ़ें तो उसमें सती प्रथा हो गया, आपका चाइल्ड मैरिज हो गया, और इसके अलावा आपका जो बलि दी जाती थी, ठीक है, मंदिर वगैरह में, और बहुत सारी ऐसी जो है सोसाइटी में हमारे ड्रॉबैक थे, कमियां थी जो कि मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए जो है वो सही नहीं थी। तो बच्चे क्या था कि इन सभी कमियों को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मतलब ख़त्म करना चाहती थी। तो ये जो उनके जो ख़त्म करने का जो मेथड था वो इंडियंस पीपल जो है वो जल्दी से ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो सोसाइटी में चेंज करना चाहती है,
ठीक है, वो जो है इनके धर्म को ख़त्म करना चाहती है। ठीक है, तो इसलिए जो है बहुत सारे जो इंडियन रिलीजन को फॉलो करने वाले थे वो ये नहीं चाहते थे कि जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनमें कोई भी, इनके रिलीजन में जो है वो कोई भी चेंजेस करे। ठीक है, आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन वन लैंड एंड देयर प्रॉपर्टी। इनको जो है इंडियन पीपल को जो है ये बोला गया कि अगर आप क्रिश्चियन रिलीजन को अडॉप्ट करते हो तो क्या है कि आपको जो है प्रॉपर्टी भी दी जाएगी और आपका स्टेटस भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या था कि जो मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट ब्रिटिश वाज डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, यानी कि इनको देख के जो है ये बहुत सारे जो है रिलीजन को जो फॉलो करने वाले थे वो ये मानने लग गए थे कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके रिलीजन को ख़त्म करना चाहती है। देन उसके बाद उन्होंने जो रूल बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो ये रूल बनाया कि जो क्रिश्चियन रिलीजन को जो है अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ आपको। इन 1850 ए न्यू लॉ was passed to make conversion to Christianity यानी कि क्रिश्चियनिटी ईजली, यानी कि क्रिश्चियन जो है वो बहुत ही ईजिली जो है वो बन सकते हैं। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पीपल थे वो जो है इंडियन पीपल को जो है वो क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। उसका रीज़न बच्चे मैं आपको बताती हूँ क्या रीज़न था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि अगर हिंदू अपना रिलीजन चेंज कर लेंगे तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में हो जाएंगे, उनके फेथफुल हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी बोला था लास्ट में जो है उन्होंने एक रूल भी बना दिया था कि कुछ टाइम के लिए कि जो है वो जो उनके पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो भी उन्हें ही मिलेगी जो अपना रिलीजन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो क्या था कि मेन ये था कि जो है हिंदुओं को जो है मतलब मेन जो इंडियन जो थे उनको जो है उनका रिलीजन चेंज करवा के क्रिश्चियनिटी जो है उनको रिलीजन अडॉप्ट करने के लिए प्रेशराइज किया गया था। देन उसके बाद बच्चे आपका जो है जो मैंने आपको बहुत सारे रीज़न बताए। ठीक है, जिसके आप ये इन पॉइंटों को आप बता सकते हो कि किस तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है किस किस तरह से लोगों को जो है टॉर्चर किया और किस तरह से जो है वो किस तरह से कौन कौन से रीज़न थे जो मैंने आपको बताए कि जो कि आपके 1857 के रिवोल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। देन उसके बाद है आपका बच्चे जो इम्यूनिटी बिकेम ए पॉपुलर रेबलियन, यानी कि जो हमारा ये अलग सा एक टॉपिक है। ठीक है, जो मैं आपको पूरा अच्छा से डिटेल में और भी डिटेल में आपको बताऊंगी। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक म्यूनी बिकेम, इसका मीनिंग भी मैं बताऊंगी आपको। बिकेम्स ए पॉपुलर रेबिलियन, यानी कि देखिए बच्चे इसका मीनिंग होता है जब सोल्जर्स अपने ऑफिसर्स की, यानी कि अपने ऑफिसर्स की जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको डिसओबे करें, यानी कि उनको ना माने। ठीक है, तो क्या था कि इम्यूनिटी बिकेम ए पॉपुलर रेबिलियन, यानी कि ये आपका मेन रीज़न था जिसमें कि आपका क्या था कि सोल्जर्स ने जो है वो इनके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना बंद कर दिया था। ठीक है बच्चे, आप देखिए ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ द पीपल बिगेन टू बिलीव, बहुत सारे लोग जो है, जैसे मैंने आपको पीछे बहुत सारे रीज़न बताए, सोसाइटी के हर जो पीपल जो सोसाइटी से बिलोंग करता था उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो पीपल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी बिलीव दैट दे हैव ए कॉमन एनिमी एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारी जो है पूरी
सोसाइटी के लिए एनिमी है यानी कि दुश्मन है, और उसे जो है इंडिया से दूर करना और फिर से जो है अपना रिलीजन इंडिपेंडेंट जो है रिलीजन, देन उसके बाद अपना रूलर जो है एस्टेब्लिश करना मस्ट है। ठीक है, तो सच ए सिचुएशंस डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इन 1857, यानी कि आपका जो ये था इन 1857। अब हम यहाँ से 1857 के रिवोल्ट के बारे में बात करेंगे। इन 1857 ये आपका नॉर्दर्न पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्दर्न पार्ट की। देखिए बच्चे, इन सच ए सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857 after 100 years of consistent administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857। यानी कि मई 1857 में एक बहुत ही बड़ा जो है वो रेबिलियन यानी कि रिवोल्ट आप कह सकते हो स्टार्ट हुआ, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रियलाइज़ हुआ कि जो इंडियंस पीपल्स हैं वो अब टॉर्चर इतने ईजिली नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या है कि इनको जो है कुछ मतलब किस तरह से ये रिवोल्ट फैला था, किस तरह से जो है ये रीज़न मैंने आपको बताई, इसकी जो बैकग्राउंड किस तरह से बनी थी और किस तरह से जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, देन जो आपका 1857 का रिवोल्ट है वो कंटिन्यूटी में जो है आपका मैं इसी में बताऊंगी आपके सेकंड जो वीडियो होगा। थैंक यू बेटा।